मैं तो कब की आ गई थी बेटा, पर न जाने तुम कहाँ बाहर घूमती फिर रही थी जो घर आने का होश भी नहीं रहा। बुआजी ने कड़वाहट से कहा। बुआजी की बात सुन मीरा और आकाश उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देने वाले थे, पर इससे पहले ही घर के अंदर आते हुए हितेश जी बोल पड़े। हमारी बेटी बाहर घूमने फिरने नहीं जीजी, अपना काम करने जाती है। इतना बोल हितेश जी ने उनके पैर छू लिए। खुश रहो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बुआजी ने झूठी स्माइल के साथ अपनी बात पलटते हुए कहा। आकाश और मीरा ने उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलते देख मुंह बना लिया। सुमन जी को पता था कि हितेश जी मीरा के लिए कितने प्रोटेक्टिव है, और अगर बुआजी ने फिर से मीरा के बारे में कोई गलत बात की तो शायद वो उन पर भड़क जाएंगे। इसलिए उन्होंने बात को यही खत्म करने के लिए कहा। डिनर रेडी है, आप सब फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। मीरा उनकी बात सुन जल्दी से अपने रूम में भाग गई। आखिर उसे अच्छा मौका मिल गया था बुआजी से बचने का। डिनर के बाद आकाश और मीरा अपने अपने रूम में चले गए, पर बुआजी ने हितेश जी और सुमन जी से ये कहकर अपने रूम में बुला लिया कि उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद हितेश जी और सुमन जी बुआजी के कमरे में सोफे पर बैठे थे और बुआजी उनसे यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। जीजी, हमें पता है कि आपने हमें यहाँ वहाँ के हाल चाल जानने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, तो सीधा मुद्दे के बाद बताइए। हितेश जी ने इरिटेट होते हुए कहा, क्योंकि वो जब से आए थे उन्होंने लगभग 5 बार पूछा लिया था, लेकिन बुआजी हर बार बात को घुमा देती। अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ कि मैं यहाँ मीरा की शादी के सिलसिले में आई हूँ। सावित्री जी की बात सुन हितेश जी और सुमन जी उन्हें अचरज में देखने लगा। एक पल को तो लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है, पर अगले ही पल बुआजी की पूरी बात सुन उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि उन्होंने एकदम सही सुना है। और कल लड़के वाले मीरा को देखने आ रहे हैं, इसलिए उसे कहना कि कल घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजी, आप शायद भूल रही है, मीरा अभी तक सिर्फ 19 साल की है, और वैसे भी हम उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते हैं। जब उसकी मर्जी होगी तब हम अपने आप उसकी शादी करवा देंगे। हितेश जी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, और सुमन जी ने भी हमें सिर हिला दिया। बुआजी को पता था कि उनकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं है, इसलिए वो पूरा इंतजाम करके आई थी। अरे मैं कौन सा अभी के अभी उसे शादी का कह रही हूँ, वो बस कल लड़के से मिले, अगर पसंद आए तो सगाई करवा देंगे और जब वो चाहेंगे तब शादी, और नहीं तो आखिरी फैसला तो मीरा का ही होना है। नहीं जीजी नहीं, हमें अभी हमारी बच्ची की सगाई करनी है और नहीं किसी लड़के को देखना है, तो बेहतर होगा कि जो कल मीरा को देखने आने वाले हैं उन्हें मना कर दे। इतना बोल हितेश जी सुमन जी का हाथ पकड़ वहां से जाने के लिए उठ गए। बुआजी ये देख गुस्से से लाल हो गई। ये सब किसके लिए कर रहे हो हितेश, वो तो तुम्हारी असली बेटी भी नहीं है। अरे बेटी तो छोड़ो, वो तुम्हारी कुछ लगती। बस जीजी, इससे आगे एक और शब्द नहीं। हितेश जी ने गुस्से में उन्हें अंगुली दिखाते हुए कहा। इस वक्त उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। एक पल को तो उनके पास खड़ी सुमन जी भी डर गई, बुआजी भी डर से एक कदम पीछे हो गई। पर बुआजी कहाँ हार मानने वाली थी, वो जो ठान कर आई थी वो तो उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करना ही था। इसलिए उन्होंने हिम्मत करते हुए कहा, क्यों बुरा लग रहा है जो मैं कह रही ही, पर सोचो जब यही बात बाहर वाले भी कहेंगे और मीरा को इन सब के बारे में पता चलेगा तब तुम क्या करोगे, कितनों का मुंह बंद करवाओगे? और सबसे ज़रूरी बात, क्या मीरा खुद को कभी माफ़ कर पाएगी? क्योंकि जो कुछ भी हुआ कहीं न कहीं इसके पीछे की वजह तो वही थी। ये सारी बातें कहते वक्त बुआजी की आवाज़ बहुत मीठी थी, पर उनके शब्दों के पीछे छुपी धमकी को सुमन जी और हितेश जी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। उनकी बात सुन हितेश जी सोच में पड़ गए। वो सच ही तो कह रही थी, अगर उनकी फूल सी बच्ची को अतीत के कड़वे सच पता चलेगा तब वो शायद अपने आप को उन चीज़ों के लिए दोषी मान बैठेंगी जिनसे शायद उसका कोई वास्ता ही न हो। बस जीजी बहुत हुआ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इस बार सुमन जी ने गुस्से में कहा। पर बुआजी को उनकी बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो वही सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गई और अपने नाखूनों पर फूंक मारते हुए कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिलहाल के लिए तुम बस इतना करो कि अपनी प्यारी सी बेटी को कल के लिए तैयार करो, और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी भतीजी को ऐसे ही किसी राह चलते इंसान के साथ बांध दूँ। अरे लड़का अच्छे घर का है, उसके पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, मीरा को बहुत खुश रखेगा, इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए। पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है,
तो फिलहाल मैं चली सोने। उम्मीद करती हूँ तुम लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, बुआजी ने धमकी भरी टोन में कहा और बेड पर लेट गई। सुमन जी और हितेश जी को अच्छे से पता था कि उनसे बात करने के कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लाचारी से एक नज़र सो रही बुआजी को देखा और कमरे से बाहर आ गए। पर वो तीनों इस बात से अनजान थे कि रूम से बाहर खड़े आकाश ने उनकी बातें सुन ली है। दरवाज़ा बंद होने के कारण वो कुछ साफ साफ तो नहीं सुन पाया था, पर उसे इतना ज़रूर पता चल गया था कि मीरा को कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं। पहले तो उसे बुआजी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो बुआजी से लड़ने उनके रूम में जाने ही वाला था, पर फिर कुछ सोच उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज टाइप कर किसी को भेज दिया। tch.tch.tch. बुआजी किससे पंगा ले लिया आपने, अब बहुत हो गया आपका। अब शायद टाइम आ गया है कि आपको आपकी ही भाषा में जवाब मिले। इस बार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना बोल आकाश फ़ोन को अपने हाथ में घुमाते हुए अपने रूम में चला गया। अब हम क्या करें सुमन, कैसे समझाए जीजी को, हितेश जी ने हताशा से कहा। बहुत जिद्दी है वो हितेश, हमारे समझाने से थोड़ी ना मानेगी। उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते, कहीं उन्होंने मीरा को सब सच बता दिया तो मेरी बची वो कैसे संभालेगी अपने आप को। ये बैलते हुए हितेश जी की आंखें नम थी। उन्हें ऐसे देख सुमन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप टेंशन मत ले हितेश, हम जरूर कुछ न कुछ हल निकाल ही लेंगे, सुमन जी ने विश्वास के साथ कहा। पर डर तो उन्हें भी था, पर कैसे, और वक्त भी तो नहीं है हमारे पास इतना। उनकी बात सुन सुमन जी भी चिंता में पड़ गई। इतने कम समय में कोई सॉल्यूशन निकालना लगभग इम्पॉसिबल था। पर फिर कुछ सोच उन्होंने किसी को फ़ोन लगा दिया। हितेश जी उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगे। हेलो, दूसरी तरफ से किसी की नींद भरी आवाज़ आई। हाय, हेलो का वक्त नहीं है, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। इतना बोल वो उन्हें जो भी हुआ वो सब कुछ बताने लगी, सिवाय बुआजी की धमकी के बारे में। उनकी बात फ़ोन की दूसरी साइड से सुनीता जी जोर से चिल्लाई। क्या हमारी घर की लक्ष्मी को किसी और की घर की बहू बनाने की तैयारियां चल रही है, और तुम अभी बता रही हो? उनके इतना तेज चिल्लाने से सुमन जी ने फ़ोन कानों से दूर कर दिया और रंजित जी उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगे। कोई खुशी की बात नहीं है जो तुम्हें पहले बताती, और वैसे भी हमारे सर पर भी बॉम्ब अभी फूटा है। अगर मीरा को अपनी घर की बहू बनाना चाहती हो तो जल्दी से कुछ करो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इतना बोल सुमन जी ने फ़ोन काट दिया। सुनीता जी बस हेलो हेलो करती रह गई। हितेश जी सुमन जी को अचंभे में देख रहे थे, जो अभी अपने सिर पर आए ना दिखने वाले पसीने को पोंछ रही थी। हितेश जी को अपनी तरफ ऐसे देखता पकड़ उन्होंने आईब्रो उचका दी, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ, ये तुम किससे बात कर रही थी, और कौन सी बहू किसकी बहू, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, कही तुम सुनीता जी से तो? सुमन जी ने अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिला दी। हितेश जी को थोड़ा थोड़ा शक तो पहले से ही था, और सुमन जी के बताने पर अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर वो मीरा और शिवाक्ष के बारे में बात कर रही होंगी। सुमन जी उन्हें शुरू से लेकर सब कुछ बताने लगी। अब आप बिना टेंशन के सो जाइए, क्योंकि अब मीरा की सगाई शिव के अलावा तो किससे होने से रही। सुमन जी ने लेटते हुए कहा। वैसे मानना पड़ेगा आप है बहुत समझदार, किस वक्त कौन सा कदम उठाना है आप ये अच्छे से जानती है। वो तो मैं हूँ। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हितेश जी भी अब बिना टेंशन को से गए। उन्हें पता था अब राजवंश परिवार सब कुछ संभाल लेगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते कर रही है बुआजी हितेश जी और सुमन जी को ब्लैकमेल? किसको किया है आकाश ने मैसेज? क्या होगा मीरा का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा इन सब के बारे में? आखिर क्या करने वाली है सुनीता जी अब आगे? चौधरी परिवार में सब तो अपनी अपनी खुशी पाकर आराम से चैन की नींद सो रहे थे, पर राजवंश पैलेस में लोगों की निंदें उड़ी हुई थी। सुनीता जी, रंजित जी, राधा जी और राजेश जी शिवाक्ष के रूम के बाहर खड़े थे, जहां से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता था शिवाक्ष को कहीं न कहीं से मीरा की शादी की बात के बारे में पता चल गया है, इसलिए ही वो अपना सारा गुस्सा रूम में रखे पंचिंग बैग पर निकाल रहा है। मुझसे नहीं रहा जा रहा, हम लगभग आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं, ऐसे खुद को चोट पहुंचाने से क्या होगा? सुनीता जी ने दरवाज़ा नोक करते हुए कहा। उनके साथ वो तीनों भी शिवाक्ष को आवाज़ लगाने लगे, पर वो दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं था।
शिव बेटा प्लीज ऐसा न करे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम शांत दिमाग से सोचते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रंजित जी ने तेज आवाज में कहा, पर शिवाक्ष ने अभी भी दरवाजा नहीं खोला। बढ़ते वक्त के साथ अंदर से आ रही आवाजें और तेज होती गई। शिव, आपको हमारी कसम है, अगर आपने अभी के अभी दरवाजा नहीं खोला तो। सुनीता जी ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, हमेशा की तरह ही उनकी ये तरकीब काम लाई। अंदर हो रही आवाजें आना बंद हो गई थी। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला। सामने पसीने से भीगा हुआ शिवाक्ष खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और गुस्से में हाथ और माथे की नसें तनी हुई थी। उसे ऐसे देख सभी का दिल कसोट गया। सुनीता जी ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। कुछ समय बाद वो लोग शिवाक्ष के रूम में उसके बेड पर बैठे थे। बेटा, लगता है ये नया मंगवाना पड़ेगा, वैसे भी बहुत पुराना हो गया था। राजेश जी ने अपने सामने पड़े पंचिंग बैग को देखते हुए कहा, जो शिवाक्ष के पंचिंग करने से पूरा फट गया था। राधा जी ने आंखें दिखाते हुए उनके पेट पर कोहनी मार दी। क्या आप भी, ये कोई मजाक का वक्त है? अरे जरा समय की नज़ाकत को देखिए, हम यहाँ किस लिए आए हैं, भूल गए क्या? राधा जी के कहने पर राजेश जी ने छोटे बच्चे की तरह मुंह पर अंगुली रख दी। उन्हें देख रंजित जी और सुनीता जी ने ना में सिर हिला दिया और राधा जी ने अपना सिर पीट लिया। मॉम, डैड, चाचू, चाची, प्लीज आप लोग जाकर सो जाइए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। उसकी बात सुन सब उसे कन्फ्यूजन में देखने लगे। शिवाक्ष इस वक्त बहुत शांत लग रहा था। उसे देख उन चारों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसने जरूर इस प्रॉब्लम का कोई न कोई हल निकाल लिया है। तू संभाल लेगा न सब कुछ? सुनीता जी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। मॉम, आपको अपने बेटे की काबिलियत पर कोई शक है क्या? उसकी बात पर सुनीता जी ने ना में सिर हिला दिया। फिर कल के बारे में थोड़ी बातें करने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। शिवाक्ष अपनी बालकनी में खड़ा दिए अंधेरे में खड़ा कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी। उसने फोन अनलॉक कर देखा, तब उसके आदमी ने किसी का बायोडाटा भेजा था। विपुल, द गेम इज ऑन। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद वो धीरे से बुदबुदाया और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए विसल बजाता हुआ बाथरूम में चला गया। सुबह का वक्त। मीरा सब चीजों से दूर अपने बेड पर आराम से सुकून की नींद सोई हुई थी। वो एक सपना देख रही थी जिसमें शिवाक्ष उसे पर्पस करते हैं ढेर सारे स्नैक्स का गुलदस्ता दे रहा था। वो जैसे ही उन्हें खाने वाली थी, गुलदस्ता उसके हाथों से नीचे गिर गया। मम्मी, मीरा ने तेज दर्द के कारण अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। उसने अपनी नींद भरी आंखों से आसपास देखा, तब वो बेड के नीचे ब्लैंकेट में फंसी हुई गिरी पड़ी थी। शिवाक्ष और स्नैक्स दोनों गायब थे। तब इसे समझ आया कि वो तो सपना देख रही थी। हाय, ये मेरे बड़े बड़े सपने भगवान जाने कब पूरे होंगे। मीरा गालों को हाथों में बड़बड़ाई। मीरा, तू नीचे क्या कर रही है? सुमन जी ने अंदर आते हुए कहा। वो है यहाँ अच्छी नींद आ रही थी इसलिए, ये बोल वो इधर उधर देखने लगी। हैन, आजकल के बच्चे भी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। खैर, जल्दी नहा धोकर तैयार हो जा। मुझे और तेरे बड़े पापा को तुझसे जरूरी बात करनी है। इतना बोल सुमन जी वहां से चली गई। मीरा भी अंगड़ाई लेते हुए उठी और चादर सही जगह पर रख बाथरूम में चली है। थोड़ी देर बाद मीरा अपने रूम में बेड पर बैठी थी और अपने सामने इधर से उधर घूम रहे सुमन जी और हितेश जी को टुकुर टुकुर देख रही थी, जो लगभग 15 मिनट से ऐसे ही घूम रहे थे। जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने इरिटेट होते हुए पूछ ही लिया। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, प्लीज बताइए तो सही क्या बात है, अब तो मुझे टेंशन होने लगी है। उसकी बात सुन सुमन जी और हितेश जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। सुमन जी ने मीरा के पास बैठ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुझे जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, और जब तक मेरी बात खत्म न हो जाए कुछ मत पूछना, हम्मम। मीरा ने हमें सिर हिला दिया। तुझे अपने बड़े पापा और मुझ पर भरोसा है ना कि हम तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। मीरा ने फिर से सिर हाँ में हिला दिया। बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, सुमन जी ने मीरा पर बॉम्ब फोड़ते हुए कहा। पहले मीरा को लगा शायद वो मजाक कर रही है। जब उसने कन्फर्मेशन के लिए हितेश जी की तरफ देखा, तब उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी।
मीरा को एक पल के लिए समझ ही भी आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों के सामने शिवाक्ष का चेहरा आ गया और अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसके आंसू देख सुमन जी और हितेश जी का दिल को सोट गया। हितेश जी ने फौरन उसे सीने से लगा लिया। बड़े पापा। मीरा ने सुबकते हुए कुछ कहने की कोशिश की पर इससे पहले हितेश जी बोल पड़े। एच मेरा बच्चा, शांत हो जाओ, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, पहले अपनी बड़ी मम्मी की पूरी बात तो सुन लो। मीरा उन्हें भरी आंखों से देखने लगी। हितेश जी ने उसे आंखों ही आंखों में दिलासा दिया। सुमन जी आगे कहने लगी, देखो बेटा, हमें पता है तुम अभी शादी नहीं करना चाहती और इसमें हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस लड़के से मिलना है और न कर देनी है हम्मम। अगर ऐसा ही है तो मिलना ही क्यों है? मीरा ने कन्फ्यूजन में पूछा। क्योंकि तुम्हारी बुआ जी चाहती है। सुमन जी की बात सुन मीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा ही था हो ना हो इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ होगा। हमें पता है तुम्हारे मन में ढेरों सवाल होंगे कि हम उनकी बात क्यों मान रहे हैं या फिर तुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं, पर तू बस इतनी बात जान ले कि तेरे बड़े पाप और बड़ी मम्मी इन सब के लिए मजबूर है, और वो मजबूरी क्या है ये हम तुझे बता नहीं सकते। मीरा ने समझते हुए हमें सिर हिला दिया। ठीक है, तू बस उस चचुंदर से मिलने के लिए तैयार हो जा, बोलना तो तुझे नहीं है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। HMMM। सुमन जी में मुंह बनाते हुए कहा। उनकी बात सुन मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। आप दोनों अगर कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। डोंट वरी, मैं आपके उस चचुंदर से मिलने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा और इस बार हितेश जी और सुमन जी हंस पड़े। आई लव यू बोथ सो मच। मीरा ने उन दोनों को गले लगाते हुए कहा। वी लव यू टू बेटा, दोनों ने साथ में कहा। बस किसी न किसी तरह से शिव मान जाए, नहीं तो हम जैसे मासूम का क्या होगा। मीरा ने आंखें बंद कर भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कहा। वो शिवाक्ष को अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था जब उसे इस बारे में पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। आखिर क्या चल रहा है शिवाक्ष के दिमाग में? कौन है विपुल और शिवाक्ष उसे कैसे जानता है? क्या सुमन जी और हितेश जी सच में निभा पाएंगे अपना वादा? कैसे बताएगी मीरा शिवाक्ष को, और आगे क्या करने वाला है शिवाक्ष? बुआ को अपने रूम में टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। आप निश्चिंत रहे, मीरा शादी के लिए हाँ ही कहेगी, आप बस पैसों का इंतजाम करके रखे। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ नहीं नहीं, सुमन और हितेश कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इधर मीरा की हाँ हुई उधर चट मंगनी और पट विवाह। इतना बोल बुआ जी ने फोन काट दिया। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखों में मक्करी। दूसरी तरफ सुमन जी हॉल में बैठी बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी कार रुकने की आवाज आई, जिसे सुनते ही वो दरवाजे की तरफ चली गई। हमें आने में देर तो नहीं हुई ना? सामने खड़ी सुनीता जी ने कहा। उनके साथ राधा जी और अवनी भी थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोलते हुए राधा जी उन्हें घर में ले आई। बाहर होने वाला शोर सुन बुआ जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। जब उन्होंने राजवंश परिवार के सदस्यों का वहां देखा तो उनका मुंह बन गया। इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी उनका मीरा को इतना प्यार देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले तो वो खुद भी उनकी चापलूसी करने की कोशिश करती थी, पर जब उन्हें अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आई तब उन्होंने कोशिशें करना ही छोड़ दिया। और वैसे भी राजवंश परिवार में से उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता था। अब ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ न दे, ये बुदबुदाते हुए वो उनकी तरफ बढ़ गई। अंत में भले ही कुछ भी हो वो उन्हें इग्नोर करके नहीं जा सकती थी। आखिर वो इतने पावरफुल जो ठहरे। नमस्ते मिसेज राजवंश, बुआजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उन्हें देख अवनी का मुंह बन गया। जी नमस्ते, सुनीता जी ने गुस्से को दबाते हुए कहा। आप यहाँ अचानक कैसे? क्यों नहीं आ सकते क्या? बुआजी के पूछने पर राधा जी ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। वो आगे कुछ बोलने वाली थी लेकिन सुनीता जी ने उनका हाथ पकड़ रोक लिया। बुआजी उन ऐसे भड़कते देख सकपका गई। अपनी बात को सुधारते हुए उन्होंने कहा, अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। वो तो बस आप जैसे बड़े लोग अगर हमारे घर में आएंगे तो थोड़ा सरप्राइजिंग तो लगेगा ही ना। हम यहाँ अपनी मीरा के लिए आए हैं। सुना है उन्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो बस हम भी देखना चाहते हैं कि लड़का हमारी मीरा के लिए काबिल है कि नहीं।
सुनीता जी ने बुआ जी की आंखों में देखते हुए कहा। उनके कहने के अंदाज से ही पता लगाया जा सकता था कि शायद बुआ जी का उनसे यूं पूछताछ करना कुछ खास पसंद नहीं आया है। जी जरूर, जैसा आप चाहे, आखिर मीरा भी आपकी कुछ लगती है, बुआ जी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, बेटी है वो हमारी, सुनीता जी ने कहा। बुआ जी ने भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। मॉम, मैं मीरा के पास जा रही हूँ, हो सकता है उसे कोई हेल्प चाहिए हो। इतना बोल अवनी मीरा के रूम की तरफ बढ़ गई। बुआ जी भी अपने रूम में चली गई। क्या सोचा है, कैसे रोकेंगे ये सब? सुमन जी ने टेंशन में पूछा। आप चिंता न करें, शिवाक्ष ने सब कुछ पहले से सोच रखा है, सुनीता जी ने बेफिक्री से कहा। शिवाक्ष? उन्हें पता है? राधा जी और सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। उनकी हाँ सुन सुमन जी भी निश्चिंत हो गई और वो तीनों साथ में बैठ गप्पे लड़ने लगी। अवनी जब मीरा के रूम में आई तब उसने देखा कि मीरा अपने बेड पर हाथ में फोन लेकर बैठी थी। उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे और टेंशन में वो अपने नाखून चबा रही थी। भम! आह मम्मी भूत! चिल्लाते हुए मीरा अपने बेड पर कूदने लग गई। अवनी उसे देख पेट पकड़कर हंसने लगी। किसी की हंसने की आवाज देख जब मीरा ने सामने देखा तो अवनी को वहां देख उसका खून खौल गया। अवनी की बच्ची, रुक, अभी बताते हैं तुझे, ये बोल मीरा उसके ऊपर झपटने लगी। अरे हा 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 हा, मैंने क्या करा? हा, तू ही थी जो देवदास बनकर बैठी थी, मैं तो बस तुझे तेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर ला रही थी। उसकी बात सुन मीरा वापस बेड पर बैठ गई। क्या करे यार, लाइफ सच में देवदास हो गई है। डोंट वरी, लड़के को देखना ही तो है, और बस ना कह देना, सिंपल। हाँ वो तो है, पर डॉट एक मिनट, ये तुझे कैसे पता? आई मीन मुझे खुद को सुबह सुबह पता चला है, मीरा ने कंफ्यूजन में पूछा। मुझे क्या पता, लगभग सभी को पता है, मेरे साथ मॉम और बड़ी मॉम भी आई है, ये बोल अवनी ने कंधे उचका दिए। क्या? सबको पता है? मतलब सबको पता है? ऑफ कोर्स। शिवाक्ष को भी? भाई का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो सुबह से ही घर में नहीं है। उसकी बात सुन मीरा ने राहत की सांस ली। पर मेरे हिसाब से तुझे भाई को बताना चाहिए, आई मीन उनको तो वैसे भी पता चलना ही है, किसी और से पता चले इससे अच्छा तू खुद ही बता दे, क्योंकि उनका गुस्सा तो तू जानती ही है। पता है, और उनको बताने की कोशिश ही कर रहे हैं, पर वो है कि सुबह से हमारा फोन ही नहीं उठा रहे, रोज तो एक रिंग में ही उठा लेते हैं। मीरा ने वापस नंबर डायल करते हुए कहा, और इस बार भी पूरी रिंग जाने के बाद भी शिवाक्ष ने फोन नहीं उठाया। कोई नहीं, तू टेंशन न ले, हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो। हम ऐसा ही होगा। इतना बोल मीरा ने शिवाक्ष को एक मैसेज टाइप कर भेज दिया। लड़के वाले 10 बजे आने वाले थे, इसलिए अवनी मीरा को तैयार करने में लगी हुई थी। मीरा अपने कपड़ों में से सबसे बेकार ड्रेस पहनने वाली थी, पर बुआ जी ने उसे एक साड़ी देकर वही पहनने को कहा था। मीरा ने एक बार खुद को शीशे में देखा। पिंक कलर की साड़ी और उसके मैचिंग का ही ब्लाउज उसके गोरे से शरीर पर बहुत सुंदर लग रहा था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और न ही कोई ज्वेलरी पहनी थी, पर फिर भी सैकड़ों कोशिशें करने के बावजूद भी वो अपनी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजरें पीछे दरवाजे से टेक लगाए खड़े शिवाक्ष की नजरों से टकरा गई, जो अपनी गहरी काली आंखों से एकटक उसे ही देख रहा था। एक पल को मीरा को लगा शायद वो कोई सपना देख रही है, पर जब अपनी आंखें मसलने के बाद भी शिवाक्ष गायब नहीं हुआ तो उसने जल्दी से पलटकर पीछे देखा। शिवाक्ष वही खड़ा था। मीरा जाकर उसके सीने से लग गई। शिवाक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अवनी उन दोनों को देख मुस्कुरा दी और उन्हें प्राइवेसी देने के लिए रूम का दरवाजा बंद कर बाहर चली गई और वही दरवाजे के बाहर किसी पहरेदार की तरह खड़ी होकर अपना फोन चलाने लगी। आप कहाँ थे? हम कब से आपको फोन कर रहे हैं पर आप उठा ही नहीं रहे हैं। उसके इस तरह से शिकायत करने पर शिवाक्ष के होठों पर मुस्कान तैर गई। सॉरी जान, जरूरी काम में फंस गया था, पर देखो तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं आ गया। अब बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? उसकी बात सुन मीरा ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें नम थी। शिवाक्ष उसे ऐसे देख परेशान हो गया। What happened? तुम रो क्यों रही हो? वो ये कहते कहते मीरा सुबकने लगी। उसे ऐसे सुबकते देख शिवाक्ष ने उसे जल्दी से बेड पर बिठाया, उसे पानी पिला। वो उसकी पीठ सहलाने लगा। SHH. जान, रिलैक्स, आराम से।
कुछ पल बाद जब मीरा एकदम शांत हो गई तब शिवाक्ष ने उसके हाथों को थाम बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा, अब आराम से बताओ। वो हमें मतलब बुआजी ने कहा है कि हमें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये बोल मीरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस शिवाक्ष के गुस्से भरी डांट का इंतजार कर रही थी, पर शिवाक्ष ने को कहा उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओके, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हैन? आप गुस्सा नहीं है? मीरा ने अविश्वास से पूछा। शिवाक्ष ने ना में गर्दन हिला दी। क्यों, क्या आपको डर नहीं है कहीं मेरी शादी? SHHH. मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, इसलिए अपने साथ किसी और का नाम जोड़ने की कोशिश भी मत करना। तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बल्कि आपको तो गुस्सा होना चाहिए ना। ये तो है, पर जब मुझे पता है कि तुम उसे नहीं कहने वाली हो तो मैं फालतू में ही क्यों गुस्सा करूं, और वैसे भी ये एक फॉर्मेलिटी तो है, सो डोंट वरी। ये बोल उसने मीरा को वापस गले लगा लिया। मीरा को पता नहीं क्यों पर कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जितना वो शिवाक्ष को जानती थी सब कुछ जानने के बाद वो ऐसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। भगवान जी, हमें नहीं पता एकदम से ये इतने समझदार कैसे हो गए हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि आप कभी भी अपनी इस मासूम सी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। प्लीज, जैसे आज तक आप सब कुछ संभालते आए हैं वैसे आगे भी संभाल लेना। मीरा ने भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कहा। उसका इस तरह रिएक्ट करना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि शिवाक्ष को वो अच्छी तरह से जानती थी। अगर वो इतना शांत है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ खतरनाक चल रहा होगा, और कहीं न कहीं उसका ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं था। शिवाक्ष के चेहरे पर उभरी वो शैतानी मुस्कुराहट इस बात को साबित कर रही थी। आखिर बुआजी किससे और किन पैसों के बारे में बात कर रही थी? क्यों शिवाक्ष को सब कुछ पता होने के बाद भी वो इतना शांत है? क्या है उसकी शैतानी मुस्कुराहट के पीछे का राज? थोड़ी देर बाद शिवाक्ष मीरा से अलग हुआ। उसने मीरा के चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहने लगा, मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का आज तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो जान, जितना हो सके उतना जल्दी ये सब खत्म करो। हम्म। मीरा ने गर्दन हिला दी। वर्ड्स जान, वर्ड। हाँ, हम जल्दी से न बोल देंगे पक्का, मीरा ने जल्दी से कहा। शिवाक्ष ने उसे पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। यू आर लुकिंग गॉर्जियस मेरी जान। थैंक यू डॉटम। मीरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाक्ष ने उसके होठों पर अपने होठों रख लिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। मीरा ने भी अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए। शिवाक्ष उसकी कमर को सहलाते हुए डीप किस करने लगा। भाई सॉरी सॉरी, पर मॉम यही आ रही है, अवनी ने झांकते हुए कहा और वापस दरवाजा बंद कर दिया। मीरा शिवाक्ष से दूर होने लगी, पर शिवाक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। अपना मन भर जाने के बाद शिवाक्ष ने उसके होठों पर स्मूच करते हुए उसे छोड़ दिया। उसी वक्त रूम का दरवाजा खुला। सामने देख सुनीता जी और राधा जी की आंखें छोटी हो गई। सामने शिवाक्ष बेड पर आराम से बैठा हुआ था, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ हुआ ही न हो। उसी के पास मीरा खड़ी इधर उधर देख रही थी। सुनीता जी ने मीरा के चेहरे को हाथ में लेते हुए पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मीरा ने हमें सिर हिला दिया। तो फिर आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? हम्म। सुनीता जी के पूछने पर मीरा ने शिवाक्ष को आंखें दिखाई, जो आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। और शिवाक्ष, आप कब आए? हमने तो देखा नहीं आपको आते हुए, राधा जी ने शक करते हुए पूछा। मैं तो आपसे पहले ही आ गया था चाची। क्यों? मीरा से पूछो, उसने ही बुलाया था, शिवाक्ष ने कंधे उचकाते हुए कहा। मीरा उसे आंखें फाड़े देखने लगी। सुनीता जी और राधा जी के चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए। उन्हें अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते पाकर मीरा ने गर्दन ऊपर नीचे में हिला दी। वो ऑफिस का काम था, मीरा ने अटकते हुए कहा। शिवाक्ष को उसकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि सुनीता जी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। जरूर आपने ही उसे कोई काम दिया होगा, अरे कभी तो इन्हें भी आराम करने दे। शिवाक्ष को डॉट पड़ते देख मीरा ने उसे जीभ दिखा दी। शिवाक्ष कुछ कहता उससे पहले ही राधा जी बोल पड़ी। अच्छा अब छोड़ो ये सब, मीरा लड़के वाले आ गए हैं, बेटा चलो जल्दी जल्दी निपटाओ उसे।
ये सुन शिवाक्ष की हाथ की मुठिया कस गई। भले ही वो अपने आप को कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर ये बात उसे हर बात ट्रिगर कर जाती थी। लड़के वाले आ गए इतना जल्दी? अवनी ने पूछा। राधा जी और सुनीता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी है उन्हें। चलिए मीरा जी, आपके कभी न होने वाले पति को देखने चलते हैं। शिवाक्ष की आवाज से सैर्काज़म साफ झलक रहा था। उसकी टोन से ही पता चल रहा था कि कितनी मुश्किल से वो अपना गुस्सा छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मीरा ने उसकी बात सुन मुंह बना लिया। चलो, क्या मतलब? आप कहाँ चल रहे हैं? ऑफिस का काम हो गया ना तो जाइए, घर जाइए, यहाँ आपका क्या काम? सुनीता जी ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। शिवाक्ष बेड से खड़ा हुआ और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, अब कोई इन्हें देखने आए और हम वहां नहीं हो, ऐसा भले हो सकता है, क्या चले? शिवाक्ष के कहने पर मीरा का मुंह बन गया और बाकी तीनों ने ना में सिर हिला दिया। मीरा सुमन जी और राधा जी के साथ बाहर जाने लगी। शिवाक्ष भी उनके पीछे हो लिया। अवनी ने शिवाक्ष के साथ चलते हुए धीरे से कहा, भाई, अगर लड़का आपसे भी ज्यादा हैंडसम हुआ तो कहीं आपका पता न कट जाए। शिवाक्ष ने उसे घूर कर देखा, पर कुछ सोच उसके चेहरे पर स्मिर को भर आया। उसने रुककर अवनी से कहा, डोंट वरी, अगर ज्यादा हैंडसम हुआ तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड और भाई के लिए तुम इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती हो। इतना बोल वो अवनी का गाल थपथपाते हुए वहां से आगे बढ़ गया। अवनी मुंह खोले उसे जाते हुए देख रही थी। ना, बिल्कुल नहीं, मेरे पास मेरा रुद्र है। मीरा जब हॉल में आई तो सामने ही लड़का और उसके माँ बाप बैठे थे। लड़के ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। दिखने में वो अच्छा खासा हैंडसम था। उसके पास बैठे आदमी ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और उनके पास बैठी औरत, जो शायद उसकी माँ थी, वो ढेर सारे गहनों से लदी हुई थी। चेहरे से घमंड झलक रहा था। बुआ जी, हितेश जी और सुमन जी उनके पास ही बैठे थे। पायल की आवाज सुन सबने सामने देखा। मीरा को देख उस लड़के की आंखें चमकने लगी और उन दोनों औरत और आदमियों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो आंखों ही आंखों में बुआ जी की तारीफ करने लगे। पर अगले ही पल वो तीनों अपनी जगह से खड़े हो गए। सब उन्हें कन्फ्यूजन में देखने लगे। क्या हुआ उर्मिला जी, आप खड़े क्यों हो गए? बुआ जी ने टेंशन में पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो मिसेज राजवंश, उर्मिला जी ने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। उन्हीं के साथ विपुल और उसके पापा भी उन्हें ग्रीट करने लगे। अब कहीं जाकर सबको मांजरा समझ में आया। आखिर राजवंश परिवार को कौन नहीं जानता था। अरे आप बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं प्लीज, सुनीता जी ने पोलाइट टोन में कहा। मैम, आपके होते हुए हम कैसे बैठ सकते हैं? विपुल ने कहा। तो आप क्या चाहते हैं, हम यहाँ से चले जाए? राधा जी ने थोड़े गुस्से में कहा। अरे अरे, इसका मतलब ये नहीं था। वो बस इतना कहना कहता है कि आप जैसे इतने बड़े लोगों के सामने हमारा ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता। सुनील जी ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। उर्मिला जी और विपुल ने भी हाँ में हाँ मिला दी। वो तो है, पर आज हम अपनी मीरा की माँ के तौर पर आपसे मिल रहे हैं, सो प्लीज नो फॉर्मेलिटी। सुनीता जी के कहने पर सब उनकी बात मान सोफे पर सेटल हो गए। सुनीता जी ने मीरा को अपने पास ही बिठा लिया। सिंगल सोफे पर बैठी बुआ जी गुस्से में सुनीता जी और राधा जी को गुस्से में घूर रही थी। कैसे उनके आने के बाद विपुल की पूरी फैमिली ने उन्हें इग्नोर कर दिया था और उनकी चापलूसी में लगा गए। आपकी इजाजत हो तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करें। बुआ जी ने जबरदस्ती की स्माइल करते हुए सबकी तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुन उर्मिला जी मीरा से कुछ सवाल पूछने लगी। थोड़ी देर बातचीत के बाद उर्मिला जी ने कहा, देखिए, हम सब तो एक दूसरे के बारे में जानते ही हैं, पर मेरे हिसाब से बच्चों को भी अकेले में बात कर लेनी चाहिए। उनकी बात सुन मीरा टेंशन में अपने साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाक्ष अब तक आया क्यों नहीं है। क्या बुआ जी का प्लान हो जाएगा कामयाब, या सही समय पर शिवाक्ष बचा लेगा मीरा को इस अनचाही सगाई से? उर्मिला जी के ये कहने पर कि बच्चों को भी अकेले में बात कर लेनी चाहिए, सब उनकी तरफ देखने लगे। मीरा को टेंशन हो रही थी कि अभी तक शिवाक्ष आया क्यों नहीं है। जी जरूर, वैसे भी सब कुछ बच्चों को ही डिसाइड करना है। जाओ मीरा, विपुल को गार्डन दिखा लाओ। बुआ जी ने स्माइल करते हुए कहा। मीरा ने सुमन की सामने देखा। उन्होंने पलके झपका दी। मीरा खड़ी हुई और विपुल के साथ जाने लगी। मीरा, मेरी कॉफी। हाल में आते हुए शिवाक्ष ने कहा। अवनी भी उसके ही पीछे थी।
अभी लाई, इतना बोल मीरा किचन में चली गई। अरे पर बुआजी ने कुछ कहना चाहा पर मीरा तब तक जा चुकी थी। शिवाक्ष को देख विपुल अपनी जगह पर ही जम गया। शिवाक्ष सुनीता जी के पास आकर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले मीरा बैठी थी। उसकी गहरी काली आंखें विपुल को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी और उसके ऐसे घूरने से विपुल को अपना शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था। सुनील जी और उर्मिला जी अपनी जगह पर खड़े हो गए। शिवाक्ष को यहां देखना उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। अरे आप फिर से खड़े हो गए, बैठ जाइए, बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं? राधाजी ने कहा। पर सुनील जी और उर्मिला जी शिवाक्ष को ही देख रहे, शायद वो दोनों उसकी परमिशन का इंतजार कर रहे थे। सुनीता जी ने शिवाक्ष का हाथ थपथपाया। उनका इशारा समझ शिवाक्ष ने अपनी आंखों से इन दोनों को बैठने का इशारा कर दिया। विपुल अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ा था क्योंकि शिवाक्ष ने उसे कुछ बोला नहीं था। बुआजी को ये सब होते देख बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, आखिर उनके आगे कोई आम इंसान नहीं था। सो मिस्टर विपुल, क्या करते हो तुम? शिवाक्ष ने शांत आवाज में पूछा। विपुल को इस वक्त अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसे शिवाक्ष की आवाज बहुत डरावानी लग रही थी। पापा का बिज. विपुल ने अटकते हुए कहा। उसको ऐसे डरते देख शिवाक्ष के चेहरे पर स्मर्क उभर आया। बेटा यहाँ आकर बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। बुआजी के कहने पर विपुल ने एक नज़र शिवाक्ष को देखा और फिर डरते हुए कहा, आई एम ओके हियर। तब तक मीरा कॉफी लेकर आ गई। उसने ट्रे शिवाक्ष के सामने कर दी। मीरा उसे कॉफी दे रही थी और शिवाक्ष धीमी आवाज में उससे कुछ कह रहा था जिसका मीरा हाँ और ना में जवाब दे देती। ये सब देखकर विपुल और उसके मम्मी पापा डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं पता कि जिस लड़की को वो अपनी बहू बनाने जा रहे हैं उसका संबंध राजवंश परिवार से हो सकता है। उनके आंखों में उमड़ रहे सवाल को बुआजी अच्छे से समझ पा रही थी और कहीं न कहीं उन्हें डर भी था कि उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। शिवाक्ष ने मीरा को वही अपने पास सोफे पर बिठा दिया और पैर पर पैर रख कॉफी पीते सामने विपुल को देखने लगा। तो तुम्हारा खुद का कोई काम नहीं है? शिवाक्ष के ये पूछने विपुल को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ पर वो कुछ बोल ना सका। उसने बस ना में गर्दन हिला दी। बुरा मत मानना पर वो क्या है ना, शिव मीरा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। सुमन जी के ये कहने पर उर्मिला जी और सुनील जी ने उन्हें जबरदस्ती की स्माइल दे दी। एनी रिलेशनशिप बिफोर? शिवाक्ष ने कॉफी का सीप लेते हुए पूछा। उसका सवाल सुन मेरे आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। पर विपुल की हालत बुरी हो गई। वो गले से थूक गटकते हुए शिवाक्ष को देखने लगा। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये देख शिवाक्ष मुस्कुरा दिया। उसने हितेश जी को देखते हुए कहा, अंकल मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, क्या बुला लो? अरे बेटा ये आपका भी घर है और मीरा पर आपका पूरा हक है, इसलिए आपको कुछ करने से पहले पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हितेश जी की बात सुन शिवाक्ष ने किसी को मैसेज किया। सब उसे कन्फ्यूजन में देखने लगे। तभी डोर बेल बजी। सुमन जी ने उठकर दरवाजा खोला। तब सामने शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। सुमन जी बीच में से हट गई। वो लड़की हील्स पटकते हुए अंदर आई। उसको देख विपुल और उसके पेरेंट्स की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें देख शिवाक्ष ने खड़े होते हुए पूछा, इन्हें तो तुम जानते ही होंगे मिस्टर विपुल? नहीं। ये कौन है बेटा? सुमन जी ने पूछा। आंटी बेहतर होगा ये सवाल आप मिस्टर विपुल से ही पूछे, ये इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। सब विपुल की तरफ देखने लगे पर उसने सिर झुका लिया। बुआजी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्सा होते हुए शिवाक्ष से कहा, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राजवंश? वो डर रहा, जाओ आपसे प्लीज, हम शादी की बात करने आए तो वो करने दे। और वो आगे कुछ बोलती उससे पहले शिवाक्ष ने हाथ दिखा उन्हें रोक दिया। शिवाक्ष राजवंश के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो किसके भी मामले में टांग अड़ाए, बट यहाँ बात मेरी मीरा की है तो मिस्टर विपुल आप बताएंगे कि मुझे कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। पर विपुल ऐसे ही खड़ा रहा। सभी कन्फ्यूजन में शिवाक्ष को देख रहे थे। उसे कुछ ना बोलते देख शिवाक्ष ने उस लड़की को बोलने का इशारा किया, मेरा नाम ऋषिता है और मैं और विपुल रिलेशनशिप में थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर जब विपुल को पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं तो इसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और ये मानने से भी इनकार कर दिया कि ये मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप है। उसकी बात पूरी होते ही सब उसे आंखें फाड़े देखने लगे। शिवाक्ष के कहने पर वो लड़की वापस चली गई। प्रूफ के लिए शिवाक्ष ने कुछ फोटोज और रिपोर्ट्स भी सबको दिखा दी।
सुमन जी और हितेश जी बुआ जी को गुस्से में देख रहे थे और बुआ सिर झुकाए हुए खड़ी थी। तभी वहां जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। सबने सामने देख मीरा ने विपुल को कसकर थप्पड़ मारा था। उसके खूबसूरत से चेहरे पर बेमिसाल गुस्सा था। ये देख शिवाक्ष ने मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है बटरफ्लाई, शिवाक्ष ने उसके हाथ को रगड़ते हुए कहा। शर्म नहीं आती आप लोगों को, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आ गया मुंह उठाकर रिश्ता लेने, सुमन जी ने गुस्से में कहा। शर्म तो आपको भी आनी चाहिए, चंद पैसों के लिए अपनी लड़की को बेचने चले थे। उर्मिला जी के ये कहने पर सब उन्हें शौक होकर देखने लगे। उनकी बात किसी को भी समझ नहीं आई थी, पर बुआ जी उन्हें शांत रहने का इशारा कर रही थी। क्यों शांत रहूं सावित्री, एक तो तुमने हमें यहाँ बुलाया, एडवांस में पैसे भी ले लिए और यहाँ आकर हमारे बेटे की इंसल्ट कर रही हो। उनकी बात सुन सबके चेहरे बुआ जी की तरफ मुड़ गए। शिवाक्ष आराम से मीरा को लेकर सोफे पर बैठ गया और सामने होने वाला तमाशा देखने लगा। जी ये क्या बोल रही है, आपने पैसे लिए किस चीज के? सुमन जी ने गुस्से में कांपते हुए पूछा। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। 50 लाख का सौदा हुआ था हमारा कि ये मीरा की मेरे बेटे से शादी करवाएगी। अरे 25 लाख तो हम इन्हें एडवांस भी दे चुके हैं। उर्मिला जी की बात सुन सब शॉक रह गए। रघु, शिवाक्ष के कहते ही रघु कुछ बोडगार्ड्स के साथ अंदर आ गया। उसका और इसके परिवार का काम खत्म हो गया है, ले जाओ इन्हें। यस बॉस, इतना बोल रघु विपुल और उसके परिवार को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। उर्मिला जी चिल्ला रही थी पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान सावित्री जी की तरफ था। क्यों जीजी, क्यों किया आपने ये सब? हाँ, सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने हमारी मीरा। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्मा रही है कि आप मेरी बड़ी बहन है, हितेश जी ने डिस्गस्टिंग फेस बनाते हुए कहा। जीजी, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और ये भूल जाऊं कि आप हमारी कुछ लगती है, प्लीज चली जाइए यह से, सुमन जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुनीता जी और राधा जी उर्मिला जी को गुस्से से घूर रही थी। उनका बस चलता तो वो अभी अपनी आंखों से ही उन्हें खत्म कर देती। सुमन जी की बात सुन बुआ जी नफरत से मीरा को देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी शांति थी। उनकी आंखें उनके शैतानी इरादे बयां कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये तूफान से पहले आने वाली शांति है। एक पल को तो मीरा भी अपने लिए उनकी इतनी नफरत देख कांप गई, पर शिवाक्ष के आंखें दिखाने पर बुआ जी अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो रूम से अपने बैग खींचते हुए लाई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। आखिर शिवाक्ष को कैसे पता चला विपुल की असलियत के बारे में? क्यों करती है बुआ जी मीरा से नफरत? आखिर क्या था बुआ जी की आंखों में, ऐसा क्या है उनके इरादे?